हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हल्ला बोल। स्टडी हल्ला में स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो सरकार ने एफडीआई को लेकर के अपने जो नॉर्म्स हैं वो कुछ चेंज किए हैं, जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनमें बदलाव किया है, तो उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है इंडिया का मैप, ठीक है। तो इनमें जो इंडिया है वो किन किन देशों के साथ अपना सीमा शेयर करता है। तो यहाँ श्रीलंका, इसको हटा दीजिएगा। यहाँ आपका अफगानिस्तान है, उसको यहाँ लगा लीजिएगा, ठीक है। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इन सभी के साथ में जो ऑफिशियली तौर पे ये सरकार जो इंडिया है वो अपना सीमा जो है वो शेयर करता है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि जो एडिटोरियल है वो इसी पे बेस्ड है, तो मैं आपको बता दिया। लेकिन आपको अपनी एग्जाम के नज़र पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ और तैयार करनी है कि जो इंडिया के कौन कौन से स्टेट हैं जो देशों के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं। तो ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन तैयार रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि सरकार ने एफडीआई के नॉर्म्स चेंज जो किए हैं। एफडीआई के बारे में आपको बता दूं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। जब कोई एक कंपनी दूसरी देश की कंपनी में जब इन्वेस्ट करती है उसे बोलते हैं एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको याद रखना है। एफडीआई बेसिकली दो तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी कंट्री में। एक तो ऑटोमेटिक रूट होता है, दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट से आपको किसी आरबीआई से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अप्रूवल रूट से आ रहे हो यानी गवर्नमेंट रूट से आ रहे हो तो आपको सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, कंसर्न जो मिनिस्ट्री है उसकी अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये थोड़ा यहाँ रिस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि ये कुछ जो हमारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ दूसरे देशों की जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा ठीक नहीं है, ये इंडिया की सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। तो यहाँ अब जो गवर्नमेंट है वो अपना खुद अलग से स्टेप लेती है, उसके बाद डिसाइड करती है कि इनको यहाँ पर एफडीआई करने की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। तो ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट सिनारियो आपको बता देता हूँ। अभी पिछले लास्ट वीक में क्या हुआ कि एचडीएफसी बैंक जो है हमारी, उसमें चाइना की जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जिसे बोलते हैं, उसने 1.01% स्टेक खरीद लिया है। तो इसके ऊपर कंसर्न है सरकार का, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपको याद रखना है कि एचडीएफसी बैंक में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो चाइना की सेंट्रल बैंक है उसने 1.01% स्टेक खरीद लिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो इंडिया की कुछ ऐसी फर्म्स हैं जिनमें चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा है, उनको मैं बता दूं। देखो, बिग बास्केट है, उसमें अलीबाबा जो चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, जैसा कि आपने सुना होगा, अमेरिका की कंपनी, इसका नाम है वॉलमार्ट, ठीक है। सेम अलीबाबा जो जिसके जैक मा जिसके फाउंडर हैं, याद रखना है आपको। बाइजू आपने देखा होगा, जो हमारा एजुकेशनल आपका प्लेटफॉर्म है, वहाँ बाइजू बहुत फेमस नाम है। टेंसेंट होल्डिंग का इसमें स्टेक है काफ़ी अच्छा, तो ये आपको याद रखनी है, चाइनीज़ कंपनी है। ऐसे ड्रीम 11 जो आप ये जिसका क्रिकेट मैच का जो होता है वो ड्रीम 11 में, उसमें भी ये कंपनी टेंसेंट है। और उसके बाद में स्टीव वुड कैपिटल इसका स्टेक। फ्लिपकार्ट में देख लीजिएगा, हाइक हो गया। और दूसरी चीज़ ये है, जो हाइक के साथ में आप टिकटॉक देखते हो, टिकटॉक जो ऐप है वो भी चाइनीज़ कंपनी उसका शेयर है, जिसे टेंसेंट बोलते हैं, इसका भी उसमें शेयर है, ध्यान रखिएगा, तो चाइनीज़ कंपनी का। और मेक माई ट्रिप, ओला हो गया, ओयो, पेटीएम मॉल, ये ढेर सारी कंपनीज आप देख रहे हैं, इनमें सब कंपनियों में लगभग चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट है वो, ये ध्यान रखिएगा, ये जो शुरुआती जो वेंचर्स होते हैं जिन्हें फंड की जरूरत होती है, तो चाइना दरअसल क्या है, चाइना सोचता है कि हम इन कंपनियों में शेयर में थोड़ा इन्वेस्ट कर लेते हैं ताकि ये हमारे लिए ठीक भी रहेगा। तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न बना हुआ है कि आने वाले टाइम में हो सकता है, और होने वाले टाइम में क्या, मैं आपको एक जो बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखिए, अभी क्या है, अभी कोविड-19 की जो पेंडेमिक डिसीज चल रही है, महामारी चल रही है, उसके वजह से हुआ क्या, शेयर मार्केट जो इंडिया के जो शेयर हैं किसी भी कंपनी के बहुत नीचे आ चुके हैं। तो इंडिया को डर ये है कि कहीं चाइना जो है अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर ना कर ले, एक्विजिशन ना कर ले, जो कंपनी है उस पर लगभग अपना हिस्सेदारी बढ़ा के ना कर ले। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें अगर किसी भी कंट्री की 51% स्टेक है तो वो उसकी ओनरशिप हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओनरशिप मतलब उसका मालिकाना हक उस पर हो जाता है। तो ये सरकार है, इस सरकार के बहुत बड़ी कंसर्न है कि चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो ऐसा ना करके कहीं चाइनीज़ की जो कंपनीज है वो स्टेक अपना बढ़ा दे, और यहाँ पर सरकार की बहुत जो नज़र है वो है। तो सरकार ने कुछ बदलाव जो किए हैं वो ये किए हैं कि जो जितनी भी जो इंडिया की बाउंड्रीज कंट्रीज हैं, मतलब जो बाउंड्रीज शेयर करती है इंडिया के साथ में, मैंने आपको बताया श्रीलंका को छोड़ दे बाकी 7 जो कंट्रीज हैं वो बाउंड्रीज शेयर करती हैं, उनके साथ में जो एफडीआई के रूल्स है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उनमें कुछ बदलाव किया गया है। उनमें क्या है कि अब ये जो कंट्रीज हैं वो कोई भी कंट्री ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिक रूट से यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ पाएंगी, इनको सरकार का अप्रूवल चाहिए होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले होता क्या था, पाकिस्तान और बांग्लादेश में दोनों में ही गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था, ठीक है। कोई भी ये दोनों कंट्री जो थी वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती थी, यानी कि वो ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती थी,
पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये आपको याद रखना है। लेकिन अब बेसिकली जो इंडिया का जो पर्पज है जो एफडीआई का जो नॉर्म्स चेंज करने का, वो सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंड करता है। चाइना की जो कंपनीज हैं वो अभी फिलहाल में ये देख रही हैं कि जो इंडिया के जो शेयर मार्केट उसमें इंडियन कंपनीज के जो हैं वो बहुत कम शेयर डाउन हो गए हैं, तो अब ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि ताकि अभी बहुत अच्छा मौका है इनमें शेयर में इन्वेस्ट कर दिया जाए और हो सकता है इसका एक्विजिशन भी हो सकता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो ये जो इंडिया है वो स्टेप तो लेना चाहती थी सिर्फ चाइना के खिलाफ में, लेकिन सिर्फ केवल एक कंट्री के अगेंस्ट में अगर आप एफडीआई के नॉर्म्स लेके आ रहे हो तो वो ग्लोबली अगर देखें, ट्रेड के लेवल से देखें या इंटरनेशनल रिलेशन के तौर पे देखें तो वो ठीक नहीं है। तो सरकार ने क्या किया है कि जितनी भी बाउंड्रीज लगाते हैं 7 कंट्रीज जो बाउंड्री, उनके सभी के लिए ये प्रोविजन रख दिया गया है कि कोई भी 7 कंट्रीज में कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए, यानी कि ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट कर पाए, ध्यान रखिएगा। बाकी आप जान ही सकते हैं भूटान इंडिया में क्या निवेश करेगा या आपका म्यांमार ये इंडिया में क्या निवेश करेंगे। तो अल्टीमेट जो है टारगेट है वो चाइना ही है, क्योंकि चाइना ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में करने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो शेयर हैं बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जो ये देखता है किस तरह से ट्रेड किसी कंपनी में जो शेयर है मार्केट, जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है वो तो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। लेकिन डिपार्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIT बोलते हैं, जिसको DPIIT बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और याद रखनी है कि जो हमारे जो एफडीआई के जो नॉर्म्स चेंज किए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर कोई कंपनी ए ये चाइनीज़ कंपनी है और बी ये इंडियन कंपनी है, ठीक है, तो चाइना की कंपनी जो है वो ऑटोमेटिक रूट से जो है वो तो अब इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी, उससे सरकार का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ए कंपनी ने क्या किया है कि अमेरिका की कंपनी जिसका नाम है सी, इसमें जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है, इसका शेयर खरीद रखा है काफ़ी बड़े लेवल पे, या ये कह सकते हो कि मेजॉरिटी जो स्टेक है वो सी कंपनी में है। अब सी कंपनी क्या करती है, बी कंपनी में आके इन्वेस्ट करती है। तो आप ये भी सोच सकते हो कि डायरेक्ट चाइना ने क्या किया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करके उसको यहाँ से सी अमेरिका की कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और वो अमेरिकन कंपनी जो है वो अब यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है आके। तो ये देखने वाली बात है। तो इसके लिए क्या एफडीआई कर सकती है चाइना? नहीं कर सकती, ध्यान रखिए, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा रूट जहाँ चाइना इन्वॉल्व है, वो प्रिंसिपल जहाँ भी चाइना इन्वॉल्व है वहाँ आप डायरेक्ट जो ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। ये भी देखने वाली बात होगी कि कोई भी कंपनी चाहे अमेरिका में इन्वेस्ट कर रखा हो उसने, चाहे फ्रांस में, चाहे कहीं भी जर्मनी में, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करे, वो फाइनली उसको लेना ही पड़ेगा अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कंसर्न डिपार्टमेंट और DPIIT है उससे जो है अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। अब हम एक चीज़ और आपको ये बताते हैं कि जो सरकार है वो ऐसा क्यों चाहती है कि जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, वो रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स में ना हो। ठीक है, जैसे डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया और ऑटोमेटिक एनर्जी हो गया। तो ऐसे कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां सरकार ये चाहती है कि मेरा अप्रूवल लेना वहाँ जरूरी है। मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। देखिए, डिफेंस में कोई कंट्री ऐसे हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज जो है वो उससे कंप्रोमाइज़ हम कर लेंगे। सेम स्पेस सेक्टर भी है ऐसा है, एटॉमिक एनर्जी भी है ऐसा ही है। तो इन्हें हमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लेने पड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी कंट्री को हम इतना विश्वास नहीं कर सकते। और जब बात चाइना की हो तो हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते कि कोई सिक्योरिटी हमारी जो कंट्री की वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि जो कंट्रीज़ हैं, बेसिकली चाइना की बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज जो टेक ओवर कर लेंगी इसकी डर की वजह से, जो कोविड-19 महामारी चल रही है, तो सरकार ने जो FDI के रूल्स है वो चेंज किए हैं। आपको ये याद रखना है। मैंने आपको बताया कि पिछले लास्ट वीक में जो चाइना की जो सेंट्रल बैंक, जिसे बोलते हैं पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जहाँ जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, वैसे ही वहाँ पीपल्स बैंक ऑफ चाइना उसने अपना 1.01% जो परसेंट है वो स्टेक कर लिया है HDFC बैंक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार के लिए कंसर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट कि सरकार को कुछ जो स्टेप हैं वो लेने चाहिए थे, क्योंकि जो शेयर मार्केट है उसमें कई सारी कंपनी जैसी हैं जिनके शेयर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। तो हो सकता है चाइनीज़ जो कंपनीज है उनका एक जो निगाह है, उनकी जो नज़र है वो इंडियन कंपनीज पे हो। तो ये सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और देखने वाली बात यह है कि मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं कि 2014 में जो टोटल इन्वेस्टमेंट था चाइना का 1.6 बिलियन था, ये आपको याद रखना है। लेकिन जैसे ही अगर हम लास्ट तक बात करें तो चाइनीज को जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो लगभग $26 बिलियन करने का है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। 26 बिलियन डॉलर, आप सोच सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा जो इंडियन कंपनीज हैं, या इंडिया कह सकते हैं, इंडिया कितनी ज़्यादा डिपेंड हो गई है दूसरी चाइना की कंट्रीज़ पे। आप अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे आप जियोमी का हैंडसेट MI जो फ़ोन चलाते हैं वो चाइनीज़ कंपनी का ही है। तो सरकार का एक कंसर्न ये भी है कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं जो भी, उनसे हमारा जो डेटा है वो चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं, चाइना की जो सरकार है वो चाइनीज़ कंपनी से ये हमारा जो डेटा है वो लीक करा सकती हैं या डेटा ले सकती है, तो हमारी प्राइवेसी यहाँ पर जो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो ये भी सरकार के लिए बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, यहाँ भी सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था चाइनीज़ कंपनी एक है जिसका एक आपने टिकटॉक तो सुना है, सोशल मीडिया ऐप जो है टिकटॉक, तो वो जो कंपनी है वो वाइट डांस कंपनी की है। वाइट डांस जो उसकी ओनर है, ध्यान रखिएगा, और इसने कई मायनों में यूट्यूब को भी बहुत पीछे कर दिया है। यूट्यूब जो उसको बहुत पॉपुलर है, टिकटॉक आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए चाइना ने क्या किया, WTO में अपनी रेट लगा दी यहाँ पे कि जो सरकार है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो हमारे जो रूल्स FDI के हैं उनको ब्रीच कर रही है, उनको फ्लॉ कर रही है। तो इसके वजह से सरकार, इंडिया चाइना के जो रिलेशन है वो भी थोड़े ख़राब हो सकते हैं। खैर हम जब आपको इंटरनेशनल रिलेशन का कोई टॉपिक कवर करेंगे तो वहाँ हम बताएंगे कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे हैं और आगे कैसे होने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए एडिटोरियल हम लेते रहेंगे ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, कुछ जो सेक्टर्स हैं मैंने आपको बताया था कि जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया है और डिफेंस हो गया है, स्पेस हो गया है, यहाँ तो रिस्ट्रिक्शंस हैं सरकार की, क्योंकि ये हमारी जो सिक्योरिटी है इंटरनल, जो उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आ जाती है। एक दूसरी चीज़ ये भी है कि चाइना ने लगभग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आप ये चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 42% जो वो चाइना का इन्वेस्टमेंट है, 25% जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और बाकी अदर कंपनी जैसे टेलीकॉम हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, IT कंपनीज में चाइना का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा चाइना जो वो इंडियन कंपनीज में इन्वॉल्व है। तो ये डर की बात है इंडिया के लिए भी सही कि किस तरह से चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट उसको थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं चाइना की कंपनीज में। एक दूसरा रीज़न यहाँ राइटर्स ये भी बताते हैं कि चाइनीज़ के जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज या गुड्स जो भी हैं, वो बहुत चीप होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं। यहाँ हमारी जो कंपनीज हैं, एक चीज़ यहाँ एक और समझने वाली बात होगी, अगर हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी अफेक्ट होता है। कैसे अफेक्ट होता है, जैसे हमारा कोई कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट जो 100 रुपये की बिक रही है, और वही चाइनीज़ जो कंपनी है वो आके लेगी 50 रुपीज़ का, तो हम तो गुड्स खरीदते हैं, ये सर्विसेज लेते हैं, तो हम तो कम दामों में लेंगे, वो हम 100 रुपीज़ की नहीं है, तो ये इनसे कम्पीट नहीं कर पाती हैं। आपने अगर देखा होगा जोमेटो जो है एक कंपनी, जोमेटो क्या करती है, शुरुआत में कस्टमर बेस बनाने के लिए इन्होंने ऑफर्स दिए, वहाँ फ्री डिलीवरी दी, वहाँ बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया, ताकि ये यहाँ मार्केट बना सके, उसके बाद में पैसा कमा सकें। तो जो कंपनीज होती हैं, जो फॉरेन कंपनीज, स्पेशली चाइना की जो कंपनीज होती हैं जहाँ इनका स्टेक होता है, वो बहुत बड़े लेवल पर यहाँ डिस्काउंट देती हैं ताकि कस्टमर को यहाँ बेस बनाया जा सके। तो डोमेस्टिक मार्केट जो वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये इतना अच्छे से कम्पीट नहीं कर पाते हैं। और बात करें जैसे कि चाइनीज जो इक्विपमेंट्स, चाइनीज कंपनीज है, ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट और कंज्यूमर गुड्स में, इनमें कई सारी मोबाइल फ़ोन्स में मैंने आपको जियोमी का एग्जांपल दिया ही है। फोर सेगमेंट कई सारे यहाँ पर चाइनीज जो ब्रांड हैं, चाइनीज डोमेस्टिक जो मार्केट है उनका यहाँ बोलबाला है। स्मार्टफोन्स मार्केट में तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है, याद रखना है आपको। अब एक चीज़ और याद रखनी है आपको, सेबी ने कुछ आपको स्टेट लेने पड़ेंगे। जैसे एक इंडिया का जो स्टैंड है वो क्या है, तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग प्रोहिबिटेड कर दिया है ऑटोमेटिक रूट से, यानी कि जब चाइना चाहेगा तब नहीं आ पाएगा, अब सरकार का अप्रूवल लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट का अप्रूवल इतना आसान नहीं है, मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंट्री में इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सको। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या वे फॉरवर्ड क्या होता है, क्योंकि ये अभी जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, इस संस्था में चाइना जो वो अपना पिटीशन डालेगा। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, आने वाले टाइम में हो सकता है, ऐसा हो सकता है मे बी, क्योंकि ये बड़े लेवल पे नहीं होगा, कि जो बाकी अदर कंट्रीज़ हैं, जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, वो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी थोड़ा कम करेंगे अपने यहाँ पे, क्योंकि इनको अब डर लग रहा है कि चाइना जो है वो हॉस्टाइल टेक ओवर ना कर ले किसी कंपनी को। तो ये देखने वाली बात होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप अगर आपको अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।